गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीए अभिषेक बरड़िया आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज से हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक वेरी ही फेमस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको इन शॉर्ट जीएसटी भी कहा जाता है। यानी वेरी पॉपुलरली आपके और हमारे बीच में ये जीएसटी के नाम से प्रचलित है। अब ये जो जीएसटी का कानून है, इसकी छोटी से छोटी बातें हम हमारे इस वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। जीएसटी का जो लॉ है, सिंस इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो उसमें फर्दर डिटेल्स में आने से पहले कुछ एक बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। अब ये जो टैक्सेशन का पोर्शन है, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में हो, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंसी के कोर्स में हो, हर जगह इसका यूज आता है। कंपनी सेक्रेटरी में एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये अपने आप में एक 50 नंबर का एमसीक्यू पोर्शन रहता है। वहीं सीएस प्रोफेशनल जो है वहाँ पे 70 मार्क्स, जो आपका फाइनल में एडवांस टैक्स एंड लॉज एंड प्रैक्टिस है, उसमें ये 70 मार्क्स का कवरेज है जीएसटी और कस्टम्स मिला के। वहीं सीए फाइनल में भी इसका एक अलग से पेपर ही होता है, पूरा 100 नंबर का जीएसटी कस्टम्स मिला के। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबके लिए ये वीडियो जो है वो कारगर रहेगा। जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी लॉ के बारे में बात करते हैं, तो जीएसटी लॉ में एंटर करने से पहले कुछ एक बेसिक नॉलेज अबाउट टैक्सेशन। ऑलरेडी हमें टैक्सेशन के बारे में सर्टेन अवेयरनेस है क्योंकि हमने इनकम टैक्स देख रखा है, बट स्टिल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। जीएसटी लॉ को समझना है तो आज सबसे पहले जीएसटी के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम सभी को पता है कि ये टैक्स आया कब था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या थी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट थी 1 जुलाई 2017। तो ये वो तारीख था 1 जुलाई 2017 जब पंडित ने मतलब गवर्नमेंट को बताया कि भैया 1 जुलाई 2017 का शुभ मुहूर्त है, जीएसटी का कंट्री में आगमन हो जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने वो तारीख को इनॉग्रेशन कर डाला जीएसटी लॉ का। अब जो जीएसटी लॉ का इनॉग्रेशन किया गया, तो ऑब्वियसली अगर आपने उस टाइम के न्यूज़ चैनल्स और उस टाइम की जो अवेयरनेस चल रही थी उसको अगर ध्यान से गौर से देखा होगा, तो 30 जून 2017 को पूरा भारत बंद था। यानी देयर वाज अ स्ट्राइक ऑल अराउंड फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि भैया 1 जुलाई को जीएसटी आ रहा है। तो उस दौरान जो लोगों के बेसिक जो कुछ अंडरस्टैंडिंग कही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कही है, वो यही बात को लेकर थी कि भैया जीएसटी कानून बड़ा टफ कानून है। आज की तारीख में हम जो उस समय के जो पुराने लॉस हुआ करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स होता था, जैसे कि वेट होता था, जिसको लोग समझते थे, जानते थे, उसमें वो काम करना ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं और जीएसटी से एक तरीके का डर लगता था। तो 30 जून को पूरे ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक कर दी गई थी। बट क्योंकि 1 जुलाई 17 पंडित जी ने मुहूर्त दे रखा था, तो जीएसटी का आना तो तय था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून आ गया था। अब जो जीएसटी कानून आया, वो कानून आने से बड़ा उसका जो एडवर्टीजमेंट किया गया था, वो बड़ा ही एक फेमस नाम उसको दिया गया था। यानी अगर आपने सुना हो तो जीएसटी को एक वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी जीएसटी इज ऑल्सो रिफर टू एज वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। ये इस टैगलाइन से जीएसटी को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की गई थी कि भैया जीएसटी आने से सिंगल नेशन सिंगल टैक्स हो जाएगा। इस वर्ड पे भी हम डिटेल्स पे आएंगे कि आखिर क्या वाकई ये वन नेशन वन टैक्स है या नहीं है। चिंता मत करिए, आपकी जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी बातें हैं, वंस यू आर फिनिश्ड विद द वीडियोस, आई बिलीव आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जीएसटी जो है, जिसको वन नेशन वन टैक्स बोला गया, उसमें एंटर करने से पहले एक कॉमन सा सवाल ही हमारे अंदर उठता है कि भैया जीएसटी तो बात की बात है, पहले तो ये बताइए कि टैक्स ही क्या होता है। यानी व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय टैक्स। सबसे पहले तो टैक्स ही क्यों, डे वन की अगर हम बात करें तो भैया ये टैक्स ही क्या है, क्यों लेना है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो आज आप और हम सब जानते हैं कि भैया कोई भी काम करना है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है।
तो जैसे आज हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ना कोई अर्निंग मेंबर होता है, से हमारे पेरेंट्स हो, वो कुछ पैसा कमा के लाते हैं, तब जाके उससे हम अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करते हैं। तो जैसे आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, वैसे ही आज कंट्री की भी तो ज़रूरतें हैं। जब हम कंट्री की ज़रूरतों की बात करते हैं तो आज फॉर एग्जांपल ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है, कंट्री में सड़क होना चाहिए, कंट्री में रेल्स चलनी चाहिए, कंट्री में आज एयरपोर्ट्स होने चाहिए अच्छे अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह होनी चाहिए, तो आज हाईवेज होने चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसी कई सारी बातें हैं जो कंट्री में होनी चाहिए। सिमिलरली बॉर्डर्स में आज फायर फाइटिंग, आज जो भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे, वो सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स होने चाहिए। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें जब चाहिए तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फ्री में तो आने से रही, तो उनके लिए भी पैसा चाहिए। अनलाइक आवर फैमिली, गवर्नमेंट तो कोई बिजनेस करती नहीं, तो सवाल है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो आज गवर्नमेंट कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो उसमें अपनी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ये टैक्स के पैसों से ही पूरी करती है। तो इसलिए आज अगर हमको टैक्स को डिफाइन करना हो कि टैक्स क्या है, तो डे वन बेसिक्स में अगर हम बात करें तो हम कई बार जान चुके हैं कि टैक्स क्या है। टैक्स इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन किस तरीके का पेमेंट? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यानी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्स एक पेमेंट तो है, लेकिन ये कैसा पेमेंट है? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता कि हमारा मूड है तो टैक्स पे करेंगे और मूड नहीं होगा तो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो टैक्स जो है वो एक कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट है। अब जो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है, यानी सवाल है, आज एक और टर्म होता है बड़ा फेमसली यूज होता है, वो है एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। तो आज टैक्स और एक्सटॉर्शन में बेसिक एक फर्क क्या है? एक्सटॉर्शन भी तो कंपलसरी पेमेंट है, जबरदस्ती आपसे ले लिया जाता है पैसा एक्सटॉर्शन का। वैसे ही टैक्स भी एक कंपलसरी पेमेंट है, बट दोनों में एक बेसिक फर्क क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन ऑफ मनी एंड टैक्सेस कि एक्सटॉर्शन ऑफ मनी इलीगल माना गया है, लेकिन वही टैक्स जो है वो एक लीगल है, जिसको लीगलाइज किया गया थ्रू वन और दी अदर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दिया गवर्नमेंट को कि वो चाहे तो वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो इसलिए जब वही एक्सटॉर्शन किसी लॉ के अंदर किया जाए तो उसे टैक्स का नाम दे दिया जाता, और वही अदर देन लॉ किया जाए तो उसे एक्सटॉर्शन एक इलीगल एक्टिविटी बोल के गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देती है। तो टैक्स जो है फाइनली क्या है, कंक्लूजन निकलता है कि इट इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब जो टैक्स है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। लाइक ब्रॉडर अगर क्लासिफिकेशन की अब बात करें तो आज कंट्री में दो प्रकार के टैक्स होंगे। वी हैव डायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री। यानी आज दो प्रकार के टैक्स होते हैं, वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स इन द कंट्री। डायरेक्ट टैक्स बड़ा सिंपली हमें पता है, अभी इतना बड़ा महासागर हम पढ़ के आ रहे हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। तो वो क्या था? वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल था। यानी आज जो हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा, वो एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, एक विशाल महासागर जिसको जिसके अंदर जितना डूबा जाए उतना कम है। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से वी हैव अनदर टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन द कंट्री जो है इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी किस कैटेगरी का टैक्स है? तो ये जीएसटी इज अ कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ओनली। यानी इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो आज वी हैव गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे ही और भी टैक्स होते हैं, जैसे कि अनदर एग्जाम्पल कैन बी कस्टम्स ड्यूटी, तो ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, एटसेट्रा। तो ऐसे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्री में होते हैं। तो अब सवाल है, जब इसका एडवर्टीजमेंट किया गया किस तरीके से? जब इसका एडवर्टीजमेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो अब जैसा मैंने बोला, कुछ ही लॉ हैं जो इतने फेमस होते हैं, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं होती हैं। अदरवाइज कानून तो कंट्री में बहुत से बने हुए, नीडलेस टू मेंशन ऐसे कई पुराने आउटडेटेड कानून हैं। चाहे आप 1853 की बात कर ले, चाहे आप 1872 की बात कर ले, आई डो नॉट वांट टू मेंशन द नेम, आप ज़्यादा समझदार हैं। तो ऐसे कई कानून हैं जो इंडिया में बने हुए हैं, लेकिन कितना कंप्लायंसेस चलता नहीं चलता वो एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है।
लेकिन कुछ ही ऐसे कानून हैं जो इतना बड़ा वाइडली फेमस हो जाते हैं। जैसे कि आप बात करें हिंदी मूवीज की, तो हिंदी मूवीज में तो ऐसे कई सारी पिक्चरें आती हैं, लेकिन कुछ ही मूवीज होती है जो 100 करोड़ क्लब में पहुंच जाती है, जो इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो आज समझिए जीएसटी आज उसी एक सुपर डुपर हिट बॉलीवुड मूवी की तरह है, जिसको मतलब इतना फेमसली इसका एडवर्टीजमेंट किया गया कि आज हर कोई इसके बारे में बात करता है। अब जब इसके बारे में बात करते हैं तो कई लोगों को जानकारी है इसलिए बात करते हैं, और कई लोग सिर्फ बात करना है इसलिए बात करते हैं। तो जो 30 जून जो मैंने बताया था, जो ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक की गई थी, उसकी वजह यही थी कि भैया जीएसटी आ रहा है और बड़ा मुश्किल कानून हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों को कंप्लाई करना, इसलिए लोगों को जीएसटी नहीं चाहिए, उसको उसके शो करने के लिए उन्होंने स्ट्राइक कर। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया क्यों कर रहे हैं, ये तो वन नेशन वन टैक्स है, इससे आपकी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी, अब सिर्फ एक ही कानून रहेगा। तो अब जो लोग हैं, देखिए उनकी अज्ञानता, वो क्या बोलते हैं भैया काय का वन नेशन वन टैक्स, कंट्री में आज भी इनकम टैक्स है, जीएसटी रहेगा तो इनकम टैक्स खत्म थोड़ी हो गया, इनकम टैक्स तो आज भी है। तो जब इनकम टैक्स आज भी है तो वन नेशन वन टैक्स कहां हुआ, ये तो मल्टीपल टैक्स हो गए। वी हैव वन नेशन, वी हैव इनकम टैक्स ऑल्सो, वी हैव जीएसटी ऑल्सो। तो अब जरा बताइए, जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या उनकी बात में कोई रेलिवेंस रह जाता है? आज वो किस चीजों को कंपेयर कर रहे हैं? दे आर कंपेयरिंग एन एप्पल विद अ ऑरेंज। अब बताइए, इनकम टैक्स जो है वो किस फील्ड का टैक्स है? वो एक डायरेक्ट टैक्स फील्ड का टैक्स है। लेकिन वहीं जीएसटी किस फील्ड का टैक्स है? वो इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड का टैक्स है। तो यानी ये तो इट्स जस्ट लाइक कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग काइंड ऑफ टैक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस को कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या ये कंपैरिजन लॉजिकल है? एब्सोल्युटली इलॉजिकल कंपैरिजन। तो अब आज के बाद आपके सामने कोई भी, अगर नाउ यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स इन फ्यूचर, तो ऑब्वियसली ऐसे सवाल क्लाइंट आपसे बोलेगा ही कि भैया जीएसटी आ गया, क्या फायदा हुआ जीएसटी आने का? जो बोला गया वन नेशन वन टैक्स, कहां वन नेशन वन टैक्स है? आज भी मैं इनकम टैक्स भी पे कर रहा हूं, मैं तो जीएसटी भी पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो मल्टीपल टैक्सेस है। तो ये गवर्नमेंट गलत बोल रही है, बंद करो इस गवर्नमेंट को, क्या ऐसा बोला जा सकता है? तो ऐसे वक्त आप ही को उसको एडवाइस देना पड़ेगा। एडवाइस किस तरीके की रहेगी कि भैया तुम चीजों का कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। आज इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जीएसटी जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। सो यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद अ ऑरेंज, यू हैव टू कंपेयर एन एप्पल विद अ एप्पल। तो एक एक जस्ट इंटरेस्ट, जैसे ही आपने अपने उस क्लाइंट को बोल दिया कि भैया इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसका पहला अब उसके क्योंकि ही इज नॉट अ टैक्स स्टूडेंट, उसने अपने लाइफ में कभी टैक्स की पढ़ाई नहीं की, तो वो अगला सवाल भी आप ही से करने वाला है कि भैया ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज इसके बारे में भी एक नॉलेज होना जरूरी है कि बेसिकली व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब भी हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसका एक बेसिक हमें जानकारी है कि डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं हम। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स होता है जिसका हम पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। यानी जो पैसा हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे वही डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इनकम टैक्स उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरी इनकम, अब मेरी इनकम पे, अभिषेक बरड़िया की इनकम पे टैक्स भी अभिषेक बरड़िया ही देगा। अगर इनकम अभिषेक बरड़िया कमाए लेकिन उसका टैक्स पे करने किसी और को बोल दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो। तो इसलिए जो व्यक्ति इनकम कमाएगा, अपनी इनकम पे टैक्स भी वही व्यक्ति पे करेगा। फॉर इंस्टेंस, मेरा एक बचपन का दोस्त है, बहुत ही जिगरी दोस्त है, मैंने उसको बोला यार इनकम टैक्स पे करना है, पे कर दे। सवाल है क्या वो पे करेगा? आई बिलीव वो मान सकता है, वो बोलेगा ठीक है मैं तेरा इनकम टैक्स पे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। मैंने बोला क्या? तो बोले अपनी इनकम मुझे दे दे। अगर तू इनकम देने के लिए तैयार है तो मैं तेरा टैक्स पे करने के लिए भी तैयार हूं। अब ऑब्वियसली इतने बेवकूफ तो हम है नहीं ना, मैं अपनी इनकम कैसे दे दूं उसको? टैक्स तो एक सर्टेन परसेंटेज है, तो मैं बोलूंगा रहन दे, मैं ही पे कर दूंगा। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग एंड पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। तो इसलिए ये क्या, डायरेक्ट कनेक्शन मेरे और गवर्नमेंट के बीच में।
जहां अभिषेक बरड़िया ने अपनी इनकम पे जो टैक्स बनता है डायरेक्टली वो टैक्स जाके गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। हेंस इनकम टैक्स बिकम्स एन एग्जांपल। यानी मैंने क्या किया, अपना बर्डन किसी और पे पास ऑन नहीं किया, अपना बोझ किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया। तो एक और खासियत निकल के आ गई डायरेक्ट टैक्स की, वो खासियत क्या, बर्डन ऑफ सच टैक्स कैन नॉट बी पास्ड, या जिसको हम शिफ्टेड भी बोलते हैं। यानी मैं अपना बोझ, इंडियंस को ऑब्वियसली टैक्स एक बोझ लगता है, तो मैं अपना बोझ, अपना बर्डन किसी दूसरे को पास ऑन या शिफ्ट नहीं कर सकता। यह खासियत होती है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अब कंपैरेटिवली बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपली मतलब है कि यूं समझिए टैक्स तो मैंने ही देना। अब जो टैक्स मैं देता हूं गवर्नमेंट को, मैं दो तरीके से देता हूं। एक सिचुएशन होती है जहां पे मैं डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पैसा देता हूं, और एक सिचुएशन होती है जहां पे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को टैक्स देता हूं और वो मुझ जैसे कई सारे व्यक्तियों से पैसा लेके ले जाके गवर्नमेंट को देता है। फॉर इंस्टेंस, आज आप मूवी देखते हैं, अभी तो नहीं देख पा रहे होंगे पेंडेमिक सिचुएशन के कारण, लेकिन जब थिएटर्स में मूवी, पीवीआर, आइनॉक्स में आप मूवी देखते थे, तो जब मूवी देखते थे तो जब भी आपने टिकट उसकी ली हो, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे कि उसमें एक टैक्स लगा रहता था जिसका नाम रहता था जीएसटी। वो अलग प्रकार का एक टैक्स लगा के देगा मूवी टिकट्स पे, लेट्स से सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या होता है वो सब डिटेल्स पे आगे पूरा आने वाला है, बस समझिए वो टैक्स लगा के देता है। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस 100 रुपए की टिकट थी, उस पर 18% का रेट मान लेते हैं, तो 9 रुपए करके सीजीएसटी एसजीएसटी करके उसने 18 रुपए आपसे टैक्स लिया, और ऐसा करके 118 रुपए आपसे लिया। अब इफेक्टिवली पीवीआर वाले को आपने कितना पेमेंट किया, 118। अब मुझ जैसे या आप जैसे जितने लोग जो मूवी देखने गए होंगे, पीवीआर वाले ने सबसे 118 रुपए लिए। अब पीवीआर तो आपको मूवी 100 रुपए में ही दिखवाना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि भैया क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप एक टैक्स भी लोगे सामने वाले से जिसका नाम रहेगा जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप उससे टैक्स भी लो। तो अगर आपको 100 रुपए चाहिए तो एक काम करो, आप सामने वाले से 100 रुपए मत लो, आप 18% के टैक्स के हिसाब से 18 रुपए और लो, तो सामने वाले से 118 रुपए लो, और वो जो 118 रुपए आप लोगे उसमें से 100 रुपए अपने पास रखो क्योंकि आपको चाहिए, और 18 रुपए जो आपने उससे टैक्स के नाम पे लिया था वो कलेक्ट करके हमको दे देना। तो इसका मतलब अब पीवीआर क्या करेगा, हम जैसे जितने लोग जो मूवी देखने गए थे सबसे वो 118 रुपए देगा, और सबसे वो 118 रुपए में 100 रुपए वो अपने गुल्लक में डालेगा, और 18 रुपए ले जाके गवर्नमेंट के लिए इकट्ठा करके रखेगा। तो वो सारा पैसा जो भी एक गिवन टाइम पीरियड में इकट्ठा होगा वो कलेक्ट करके ले जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। अब जरा समझिएगा, गवर्नमेंट को पैसा किसने दिया, हु पेड टू द गवर्नमेंट द टैक्स अमाउंट, द आंसर इज पीवीआर। तो पैसा तो गवर्नमेंट को पीवीआर ने दिया, लेकिन क्या पैसा पीवीआर का था क्या? पैसा तो पीवीआर का नहीं था, पैसा तो आप और हम जैसे लोगों का था जिन्होंने मूवी देखी। तो इफेक्टिवली इसलिए मैंने आपको बोला टैक्स तो मैंने ही देना है, टैक्स आप नहीं देना है। पर वो टैक्स आप गवर्नमेंट को दो तरीके से देते हैं। एक तरीका था जहां आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गए थे टैक्स देने, लेकिन दूसरा तरीका है जहां पे आप पीवीआर को देते हैं और वो पीवीआर ले जाके पैसा गवर्नमेंट को देता है। तो हेंस दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहां पे पैसा आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, टैक्स विच इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब टैक्स तो देना ही है, पर देने के प्रकार दो होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो टैक्स विच इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इफेक्टिवली जरा सोचिए कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या। गवर्नमेंट ने तो पीवीआर को बुला के बोला था कि भैया तुम सर्विसेज दे रहे हो इसलिए तुमको हमें टैक्स देना पड़ेगा, तुम हमें टैक्स दोगे। पर अब पीवीआर ने सोचा कि भैया मूवी तो देखने ये सब लोग जाते हैं, ये सब लोग मूवी देखने जाएंगे तो उसका टैक्स मैं काय को दूं, किस बात के लिए मैं टैक्स पे करूं, मैं तो टैक्स पे नहीं करने वाला। तो इसलिए पीवीआर ने जो उसका बोझ था
क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स उससे मांगा था। तो पीवीआर ने उसका बोझ दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया। यानी पीवीआर ने क्या किया, जो पीवीआर का बोझ था उसने दूसरे को पास ऑन कर दिया। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि बर्डन ऑफ सच टैक्स इज पास्ड या शिफ्टेड टू द एंड यूजर। यानी इसमें हर व्यक्ति क्या करता है, अपना बोझ दूसरे पे शिफ्ट कर देता है। तो आज मूवी देखने जा रहे हैं तो वी आर द एंड यूजर, तो वो सारा बोझ हम पे हो जाएगा। तो इफेक्टिवली 18 रुपए टैक्स का हम देंगे, लेकिन पीवीआर गवर्नमेंट को जाके ऐसे बताएगा कि टैक्स उसी ने पे किया। पेमेंट वो करता है लेकिन पैसा हमेशा एंड यूजर का रहता है। तो केवल ये मूवीज से रिलेटेड नहीं, आज कोई भी फिल्म में, आज आप कोई भी शॉप में कोई सामान खरीदने जाइए तो उसमें भी इसी तरीके से होगा। दुकानदार क्या करेगा, आपसे टैक्स के नाम पे जीएसटी लेगा, तो आप जैसे जितने भी लोग जो सामान खरीदेंगे वो सबसे टैक्स लेगा और वो इकट्ठा करके ले जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। तो उसने अपना बर्डन आप पे पास ऑन कर दिया, पेमेंट आप कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को ले जाके पैसा वो देता है। तो ये इस तरीके से बेसिक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज जो वन नेशन वन टैक्स बोला गया, तो वन नेशन वन टैक्स में बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं था कि भैया एक ही टैक्स होगा। आज कंट्री में इनकम टैक्स भी है, आज कंट्री में जीएसटी भी है, क्योंकि इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन लोगों की जो आर्ग्यू करने की आदत है वो इतनी जल्दी कैसे जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपका वही क्लाइंट बोले भैया ठीक है, तूने बोला कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज, बट आई कैन कंपेयर एन ऑरेंज विद ऑरेंज। आज तुम बोलते हो कि चलो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आज ये क्या कर रहे हैं, आज जीएसटी और कस्टम्स ये तो दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं, बट जीएसटी के आने के बाद कस्टम्स तो खत्म नहीं हुआ। तो हाउ वन नेशन वन टैक्स, इवन एक कैटेगरी के अंदर भी वी हैव मल्टीपल टैक्स, वी हैव जीएसटी के अंदर वी हैव कस्टम्स, वी हैव जीएसटी ऑल्सो, वी हैव कस्टम्स ऑल्सो। तो आज दोनों ही एक तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम्स किस पे लगता है, तो कस्टम्स जब भी आप कोई भी गुड्स टू और फ्रॉम इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे लगने वाला एक टैक्स है। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर वन नेशन वन टैक्स कहां हुआ, इवन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तो वी हैव वन नेशन मैनी टैक्सेस। तो आज जो गवर्नमेंट ये फ्रेज यूज करती है वन नेशन वन टैक्स, उसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि आज जीएसटी के आने से कंट्री में कई सारे जो अलग अलग कानून थे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो कई सारे कानून खत्म हो गए। टू नेम देम, आज जीएसटी के आने से इससे पहले जो कानून चलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वेरियस लॉस थे एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी वेरियस लॉस थे। इस एक कानून के आने से 17 डिफरेंट लॉस खत्म हो गए। 17 अलग अलग प्रकार के कानून जो है कंट्री से खत्म हो गए। केवल किससे, केवल एक लॉ से। एक लॉ ने 17 अलग अलग कानून जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे चला करते थे, वो 17 अलग अलग प्रकार के कानून को खत्म कर दिया गया। टू बी मोर प्रिसाइज, उस 17 में भी वी हैव 8 एक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9 एक्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो आप समझिए, सिर्फ एक कानून आने से सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 कानून खत्म हो गए। लाइक एक एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, खत्म हो गया। लाइक सर्विस टैक्स हुआ करता था, खत्म हो गया। लाइक वैट हुआ करता था, खत्म हो गया। लाइक एंट्री टैक्स हुआ करता था, खत्म हो गया। ऑक्ट्रॉय होता था, खत्म हो गया। तो ऐसे कई सारे अलग अलग लेवल पे लॉज होते थे। कोई स्टेट कोई कानून लगाता था, कोई स्टेट कोई कानून लगाता था। मतलब यूं समझिए, ऑन एन एवरेज हर स्टेट से 9 कानून खत्म हो गए। ऐसे कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, आप जस्ट इमेजिन करिए। ये तो मैं 9 एक्ट्स स्टेट को बोल रहा हूं, ये तो पर स्टेट हो गया। तो हर स्टेट में लाइक हमारे पास छत्तीसगढ़ का वैट अलग होता था, महाराष्ट्र का वैट अलग होता था, तमिलनाडु का वैट अलग होता था।
तो अब ये जितने भी कानून थे ये तो हर स्टेट के वेट लॉ खत्म हो गए, तो इफेक्टिवली आज कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं जिनके भी वेट लॉस थे सब लॉस खत्म हो गए। तो ये तो मल्टीपल 9 एक्ट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री। तो जस्ट आप इमेजिन करिए कितने कानून खत्म हो गए एक जीएसटी लॉस के आने से। तो इफेक्टिवली जो वन नेशन वन टैक्स है वो इस सेंस में यूज किया गया कि भैया आज एक एक्ट आने से ऐसे कई सारे मल्टीपल एक्ट जो हैं कंट्री से खत्म हो जाएंगे, और वो मल्टीपल में एज मेनी एज 17 डिफरेंट लॉज खत्म हो गए। तो आज हमसे सवाल जब भी जीएसटी के बेसिक्स पे ऊपर आए तो हम उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं कि जीएसटी के आने से कितने कानून खत्म हो गए। 17 अलग अलग प्रकार के कानून खत्म हो गए, जिसमें 8 सेंट्रल लेवल के कानून थे तो 9 स्टेट लेवल के कानून थे। तो आज वन नेशन वन टैक्स, आज कोई भी ऐसा कानून ऐसा नहीं आया कंट्री में जिसने इतने सारे कानूनों को एक साथ खत्म कर दिया। फॉर इंस्टेंस आज कंपनीज एक्ट 2013 भी आया, तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 के आने से 17 अलग अलग कानून खत्म हो गए क्या? ना, सिर्फ एक कानून खत्म हुआ था। कौन सा? कंपनीज एक्ट 1956। तो आज जितने भी नए कानून आते हैं वो मोस्टली पुराने को रिप्लेस करते हैं, लेकिन जीएसटी जो आया उसने कई सारे पुराने कानूनों को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको मोर फेमसली बोला गया वन नेशन वन टैक्स। तो हमें सिर्फ उसकी वर्डिंग पे नहीं जाना कि भैया वन नेशन वन टैक्स मतलब एक ही टैक्स होना चाहिए। भैया एक टैक्स कैसे होगा? आज इंडिया जिस प्रकार की कंट्री है, जिस प्रकार से वर्क यहां पे होता है, तो उसमें वी कैन नॉट हैव जस्ट अ सिंगल टैक्स सिस्टम। तो आज जीएसटी जो है वो जिसको वन नेशन वन टैक्स बोला गया, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव लॉजिक क्या है कि इट रिप्लेसेस 17 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स। और मैंने आपको बताया अगर आप उसको स्टेट से कंपेयर करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टेट्स उतने डिफरेंट लॉज हैव बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम द कंट्री। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। सिमिलरली अगेन वर बोलेंगे नहीं भैया इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही ना, कस्टम्स है, तो ये सब क्यों हुआ? तो आप मुझे एक बात बताइए, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंसी का एग्जाम देते हैं, चाहे कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम देते हैं, आज सीए का एग्जाम देने के लिए कितनी इंस्टीट्यूट है? वी हैव वन इंस्टीट्यूट आईसीएआई। सीएस का एग्जाम करने के लिए कितनी इंस्टीट्यूट है? वी हैव वन इंस्टीट्यूट आईसीएसआई जो सीएस से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करती है। तो चाहे सीए में बात करें, आज किसी बच्चे को सीए करना है तो उसके एग्जाम के प्रोसेस क्या है? 3 लेवल्स हैं, वी हैव सीए फाउंडेशन, वी हैव सीए इंटरव्यू एंड वी हैव सीए फाइनल। सिमिलरली अगर सीएस में बात करें तो सीएस में भी वी हैव 3 स्टेजेस। सीएस ईईटी आ गया लेटेस्ट, देन वी हैव सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। तो कहने का मतलब आज अगर मैं सीए या सीएस कर रहा हूं तो मेरे को तो ये अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं। मेरे को इंटर देना पड़ता है, फाउंडेशन देना पड़ता है, फाइनल देना पड़ता है, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव ईईटी देना पड़ता है। तो क्या मैं बोलूं कि मैं 3 अलग अलग दे रहा हूं मतलब मैं 3 सीएस कर रहा हूं? देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सीएस इन द कंट्री, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सीएस इन द कंट्री? नो ना, सीए तो एक ही है, सीएस तो एक ही है। तो आज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वी हैव जीएसटी, वी हैव कस्टम्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो भले ही आप अलग अलग दे रहे हैं लेकिन आप इसको अलग अलग वॉच आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए जीएसटी को एक बेसिक नाम दिया गया एज अ वन नेशन वन टैक्स, बिकॉज उसने कितने कानून को खत्म कर दिया? एज मेनी एज 17 डिफरेंट लॉज जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए। जैसे मैंने बोला अभी मैं सिर्फ आपको एक पूरा बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं जीएसटी कैसे आया, उसके आने की कहानी। आफ्टर दैट तो हमें जीएसटी में एंटर करना ही है, लेकिन जितना फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होगा जीएसटी का उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी इंप्रूव होती जाएगी अबाउट द लॉ। करेक्ट? तो इससे यह समझ में आ गया कि जीएसटी 17 कानूनों को खत्म करके 1 जुलाई 2017 यानी 30 जून 2017 की रात के 12 बजे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसे पार्लियामेंट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। करेक्ट? एक अच्छी खासी सेरेमनी रख के जीएसटी लॉ को इंट्रोड्यूस। तो ये जो जीएसटी कानून जो आया विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो सवाल है क्या हमने 2017 में ही सोचा और वो कानून आ गया? क्या ऐसी ही बात है कि हाउ मच टाइम डिड इट टुक टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी लॉ इन द कंट्री? तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू फ्लैशबैक। तो ये उन दिनों की बात है। किन दिनों की बात है? ये बात है सन 2000 की, यानी इट इज इन द ईयर 2000, जब पहली बार कंट्री में जीएसटी नाम के वर्ड का जिक्र किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं इन द ईयर 2000, तो लगभग आज 2000 से इसकी बात चली थी, और 2000 में भी टू बी प्रिसाइज इट वाज 17 जुलाई 2000।
तो 17 जुलाई 2000 वो दिन था जब पहली बार इंडिया में जीएसटी नाम का टैक्स होना चाहिए, इसको लेके डिस्कशन चालू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं 17 जुलाई 2000 को चालू हुआ था और इसको आते आते 1 जुलाई 2017 यानी ऑलमोस्ट इस पाथ में 17 साल लग गए। यानी इंडिया ने 17 साल लगा दिए सिर्फ एक जीएसटी नाम का कानून कंट्री में लाने के लिए। तो एक बेसिक सा सवाल उठता है कि भैया आखिर ये 17 साल क्यों लग गए, इसके पीछे क्या वजह थी? तो इसके पीछे जो बेसिक वजह, जो प्राइम वजह थी, वो था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आज उसी के वजह से आज जीएसटी लॉ लाने में जो भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी कंट्री को, वो बिकॉज ऑफ द पावर्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज आपको पता है कंट्री में जो भी काम होगा वो सारा काम ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर जिसको दिया गया है सारे कामकाज उसी के मुताबिक किए जाएंगे। तो वैसे ही कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पावर्स दिए गए थे उसके हिसाब से कामकाज होता आ रहा था। अब अगर उन पावर्स की बात करें तो आपको पता है कंट्री में कोई भी तरीके का टैक्स कलेक्ट करना है तो कौन सा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, उसके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड हैं। आपको पता है वेरी फेमस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो आज वो लिस्ट कहाँ है? वो सारी लिस्ट शेड्यूल 7 में। वो शेड्यूल 7 कहाँ है? बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आज जैसे एक्ट्स में वेरियस सेक्शंस होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या मिलेंगे? वेरियस आर्टिकल्स मिलेंगे। तो उसी में से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 246। यानी हम समझ रहे हैं कि आज जीएसटी लाने में ये जो 17 साल का समय है, आखिर ये 17 साल लगा क्यों? इसके लिए हम थोड़ा सा कहानी में बैकवर्ड जा रहे हैं। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता था आर्टिकल 246। तो ये जो तीनों लिस्ट आप जो शेड्यूल 7 की पढ़ते हैं वो तीनों लिस्ट बेसिकली है कहाँ? वो तीनों लिस्ट इसी आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 246 में। तो इसके अंदर वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव state list and finally we have concurrent list। तो ये तीन लिस्ट आर्टिकल 246 प्रिस्क्राइब करता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट का बेसिक मतलब क्या है कि आज जो भी पावर्स है इसमें यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट मींस जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट। तो आज जो भी पावर जिस लिस्ट में लिखा गया है इसका मतलब उस मैटर पे एक्सक्लूसिव पावर उस गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो उस यूनियन लिस्ट के अंदर वेरियस एंट्रीज हैं। तो जैसा कि इनकम टैक्स में हम देखते हैं कि आज गवर्नमेंट जो हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, कौन सी गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है? सेंट्रल की, स्टेट? तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये बात पक्का है कहीं ना कहीं वो पावर जो है वो यूनियन लिस्ट में लिखा होगा। तो यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 82 है, यूनियन लिस्ट की, इस पे हम एंट्री की बात कर रहे हैं और कौन सा टैक्स रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो एंट्री नंबर 82 करेक्ट। यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 82 है उसमें कौन सा टैक्स दिया गया? उसमें टैक्स दिया गया इनकम टैक्स। यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिला। तो इस एंट्री के पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट बनाया और उसके हिसाब से वो लोगों की इनकम पे टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दी, सभी इनकम पे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। अब वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट कर सकती? क्योंकि वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? इनकम टैक्स एवरी इनकम पे ले सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, उस इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले सकती है। तो यानी ये पावर कहीं ना कहीं से तो मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया और इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। ठीक उसी प्रकार से आज और भी एंट्रीज थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिक पावर देती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो आज कस्टम्स ड्यूटी जो लिया जाता है तो वो बात कहाँ लिखी हुई है? वो लिखी हुई है एंट्री नंबर 83 में। तो एंट्री 83, इससे गवर्नमेंट क्या करती है?
कस्टम्स ड्यूटी लेवी करती है। तो एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट of schedule 7 of constitution of india gives the power to central government to levy tax on import export of goods to from india। तो उस पे कस्टम ड्यूटी के पावर का इस एंट्री का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कस्टम्स एक्ट 1962 बनाया और टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। सिमिलरली एक एंट्री होती थी एंट्री 84 विच डील्स विथ एक्साइज ड्यूटी। तो आज एक्साइज बेसिकली किस पे लगता था, जब भी आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे यानी प्रोडक्शन करते थे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप पे जो टैक्स लगता था वो लगता था इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था, क्योंकि ये लिखा किस में था, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ था। तो ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था थ्रू एंट्री नंबर 84, जिसमें क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो जो भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो एक्साइज ड्यूटी लगा सकती थी। तो इस पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 बनाया था। मतलब समझिए 1944 का इनकम टैक्स से भी पुराना कानून है। तो एक्साइज में पावर का, जैसे इनकम टैक्स में एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम था, वैसे ही एक्साइज में भी कई सारे एक्सेप्शनल थे जहां पे कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो एक एल्कोहलिक लिकर, आपके चेहरों पे मुस्कान आ गई ये वर्ड आती, तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसका जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी इसकी बात चल रही है नशेड़ियों की, बेवड़ों की, तो आज इनका जो प्रोडक्शन करते हैं सेंट्रल, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, यानी उस पर अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो वो पावर किसके पास है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो आज इसमें हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो एल्कोहलिक लिकर बनाई जाती है, तो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल की जो एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका पावर आगे देखेंगे अभी स्टेट लिस्ट में दिया गया है। तो इसलिए वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है उससे रिलेटेड टैक्स लगाने का। जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर भी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वैसे एल्कोहलिक लिकर पे भी टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वैसे ही अलग अलग एक्साइज भी हैं, जैसे कि टेक्सटाइल का एक्साइज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का एक्साइज लॉ, तो वो सबके अलग अलग थे। तो अभी हम एक मेजर एक्साइज ड्यूटी की बात करें, मतलब छोटे मोटे आइटम्स को साइड कर दें, तो एक मेजर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पावर था वो एंट्री 84 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एंट्री 84 का इस्तेमाल करके उसने सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 बनाया और उसके तहत क्या किया, एक्साइज पे टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया था। सिमिलरली एक एंट्री थी एंट्री 92A, एंट्री नंबर 92A। अब 92A में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर था, आमतौर पे जब भी आप गुड्स बेचते हैं, गुड्स को जब आप बेचते थे, तो मान लीजिए अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी को बेच रहे हैं तो विद इन द स्टेट जब आप सेल करते हैं तो उस पर वैट लगता था और उस पर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास था। लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ वाला अगर महाराष्ट्र वाले को कुछ सामान बेचूं, या महाराष्ट्र वाला तमिलनाडु को कोई सामान बेचे, या तमिलनाडु वाला गुजरात को कोई सामान बेचे, यानी जब आप इंटरस्टेट सेल करते थे, तो वहां पे अब कौन सा स्टेट टैक्स लेगा। अगर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से बोलती, कोई स्टेट बोलती हम सेल पे टैक्स लगाएंगे, दूसरी स्टेट बोलती हम परचेस पे टैक्स लगाएंगे। तो डीलर का सोचिए, डीलर तो दोनों तरफ से मार खाएगा। तो फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ वाला अगर महाराष्ट्र वाले को बेचता है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोलती कि, क्योंकि टैक्स लगाने का पावर अगर उसको दे दिया जाता, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोलती भैया तुमने हमारे स्टेट से बेचा इसलिए हम तुमसे टैक्स लेंगे, तो तुम छत्तीसगढ़ में टैक्स दो। वैसे ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलती कि भैया तुम हमारे स्टेट में परचेस कर रहे हो इसलिए हम तुमसे परचेस टैक्स लेंगे। तो आज सोचिए, जो डीलर जो बेच रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, तो सब जगह सब लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, तो गलत हो जाता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पावर किसको दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि भैया जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी इंटर स्टेट सेल करेंगे तो उस पर जो टैक्स लगता था वो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। वी हैड सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको मोर पॉपुलरली सीएसटी बोला जाता था, जीएसटी नहीं, सीएसटी। तो सीएसटी का पावर किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। अभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रखा था कि गवर्नमेंट ने बोला ठीक है पावर ऐसे तो हमारा है, लेकिन स्टेट को भी तो कुछ पैसा चाहिए रहता है कामकाज करने के लिए। तो इसलिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है तुम पैसा कलेक्ट करके वो पैसा अपने पास ही रख लेना, वो पैसा हमसे मत मांगना। तो वो जिम्मेदारी एक्चुअली में
स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी थी, लेकिन एक्चुअली में पावर किसके पास था? 92A में सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। उसके अलावा फिर कई लिस्ट स्टेट लिस्ट, कई एंट्रीज स्टेट लिस्ट में भी है। अब जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसके लिए एक रेसिडरी एंट्री हुआ करती थी, विच इज एंट्री नंबर 97। तो एक रेसिडरी एंट्री होती थी 97 में, जिसमें बेसिकली क्या बोला गया था कि अगर कोई भी मैटर जो कहीं स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है तो वो एंट्री 97 में हम यूनियन गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि उन मैटर से रिलेटेड कानून अगर बनाना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून बना सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी रेसिडरी एंट्री के पावर का इस्तेमाल करके 1994 में पहली बार सर्विस टैक्स जैसा नाम की टैक्स कलेक्ट करना लोगों से चालू किया, क्योंकि सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का प्रोविजन कहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। मजे की बात। तो जब गवर्नमेंट को लगा कि भैया कंट्री में सर्विसेज बढ़ रही हैं और हमें अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो एक और टैक्स लोगों से लेना चालू करना चाहिए, क्योंकि आज सोचिए, आज जो टीवी बना रहा है, अभी तक सोचिए 1994 से पहले क्या होता आ रहा था, जो टीवी बना रहा है वो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी दे रहा है। अगर मैं टीवी बनाऊंगा नहीं तो बाहर से मंगाऊंगा, अगर बाहर से मंगाऊंगा तो मैं कस्टम ड्यूटी दूंगा, फिर उनको बेचने पे ऑलरेडी सेल्स टैक्स यानी कि वैट लगता ही था, फिर जो हम कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स लगी रहा है। तो ये सारे कानून टीवी बनाने बेचने वालों पे तो लगी रहे। अब सोचिए, मैं अगर चार्टेड अकाउंटेंट हूं या मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो मैं अगर सर्विसेज दूंगा तो मैं तो सर्विस दे रहा हूं। अब जो सर्विस दे रहा हूं उस पर सिर्फ जो कमा रहा हूं इनकम टैक्स तो दे रहा हूं, लेकिन क्या मैं एक्साइज के अंदर आ रहा हूं? क्या मैं कोई चीज बना रहा हूं? द आंसर इज नो। क्या मैं कोई सामान बाहर से मंगा रहा हूं? द आंसर इज नो। तो क्या कस्टम्स लगा? नहीं। क्या सीएसटी लगेगा? इंटरस्टेट? नहीं। तो यानी आज दो तरीके के लोग हो गए थे कंट्री में, जो गुड्स बना के बेच रहे थे या मंगवा के बेच रहे थे उन पे तो टैक्स लग रहा था, लेकिन जो सर्विसेज दे रहे थे उन पे टैक्स नहीं लग रहा था। तो ये एक तरीके का भेदभाव हो रहा था कंट्री में। तो इससे ज्यादातर लोग फिर प्रोफेशनल्स ही बनना चालू कर दे कि भैया इससे अच्छा तो पढ़ाई करो और सीए सीएस इस तरीके की चीजें, लॉयर डॉक्टर ये सब बन जाओ, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस एनालॉमी को दूर करने के लिए 94 में पहली बार सजेस्ट किया गया कि हमें सर्विसेज पे भी टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। तो ये एंट्री 97 के पावर का इस्तेमाल करके कंट्री में सर्विस टैक्स कलेक्ट करने का काम चालू किया गया। तो ये सारे पावर जो हैं, ये सारे पावर्स किसको दिए गए? यूनियन लिस्ट में प्रिस्क्राइब किए गए, यानी ये पावर किसको मिला? स्टेट यूनियन गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला। ठीक उसी प्रकार से वी हैव स्टेट लिस्ट ऑल्सो, यानी हमारे पास स्टेट लिस्ट भी है। तो अब स्टेट लिस्ट में भी कई सारी एंट्रीज हैं और उस पर टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो हम जो रेलिवेंट एंट्रीज है उनको देखें, जैसे कि जो मैंने अभी बोला था एल्कोहलिक लिकर की जो बात की थी मैंने, तो एल्कोहलिक लिकर यानी बेवड़ों पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? तो आज वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो वो पावर कहां से आता है? थ्रू एंट्री नंबर 51 ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि आज इस पे जो भी एल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उस पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? उस पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। तो आज जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है इस पे लगती है। सिमिलरली जो हम वैट की बात करते हैं, तो आज वैट कलेक्ट करने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो वो पावर कहां से मिला? तो वो पावर मिला थ्रू एंट्री 54। तो एंट्री 54 में इंट्रा स्टेट जो आप सेल करते हैं, यानी इंट्रा स्टेट सेल मतलब जो विद इन द स्टेट आप गुड्स को बेचते हैं, तो उस पर जो टैक्स कलेक्ट करने का पावर है वो पावर किसके पास है? वो पावर स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था। अब जो लास्ट है कॉन्करेंट, वो कॉमन मैटर्स पे है, जैसे कि आज सिविल लॉस को लेके हो गया, आज आईपीसी को लेके हो गया। तो ये कुछ कॉमन लॉज जो सेंट्रल और स्टेट मिल के हैंडल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज इंडियन पेनल कोड जो है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में जहाँ पे स्टेट और सेंटर मिल के कामकाज करते हैं। करेक्ट। तो वो हमारे पार्ट का काम नहीं है। तो हम अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करें, तो आज जीएसटी आने में या लेट आने में जो मेन रीजन था, वो मेन रीजन क्या था? वो मेन रीजन यही बंटवारा था ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो आप सोचिए, जहां इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब पावर, सर्विस टैक्स, ये सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, तो वहीं आज स्टेट पे एक्साइज ड्यूटी और स्टेट पे सेल करने पे जो टैक्स लगता है वो सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थे।
अब जरूरी तो नहीं है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही थी, इसी चीज को खत्म करके एक सिंगल लॉ लाने की कोशिश किया जा रहा था, और वो लॉ क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाता तो उससे क्या होना था, उससे ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है तो उस पर तो कोई असर होगा नहीं, और कस्टम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है इसलिए उसमें भी चेंज आया नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया हम एक काम करते हैं, हम ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं, यानी 84 खत्म कर देते हैं, 92A खत्म कर देते हैं, सर्विस टैक्स इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो सर्विस टैक्स लिया जाता था, इसके अंदर जो सर्विस टैक्स लिया जाता था उसको खत्म कर देते हैं। तो ये सारे कानून को खत्म करने की बात कर रही थी गवर्नमेंट। वैसे ही इनको बोला कि भैया तुम भी अपना ये वैट जो है खत्म कर दो, और इन सब की जगह हम क्या करते हैं, जीएसटी लाते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कई सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। मान लो कल को जीएसटी में पैसा कम आता है या लेस भी आता है तो भी गवर्नमेंट के पास ऑल्टरनेटिव सोर्स तो है, जैसे कि इनकम टैक्स। तो आज इनकम टैक्स का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ ही जाएगा, कस्टम्स का पैसा तो भी गवर्नमेंट के पास आएगा। तो आज गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो ऑलरेडी है ही, वो दूसरे सोर्स को खत्म करके जीएसटी लाने की बात कर रहा है। लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट का तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही वैट होता है, और जीएसटी आने में बोला कि तुम अपना वैट लॉ खत्म कर दो, उसकी जगह जीएसटी आ जाएगा। मतलब ये तो स्टेट गवर्नमेंट से पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात हो गई कि उनका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कल को वही खत्म हो जाएगा, और अगर जीएसटी आ गया तो उसका पैसा किसके पास जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस उसका पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया तो हर स्टेट गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ऐसे हाथ फैला के खड़े कर रहना पड़ेगा, दे दे माई। तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए तैयार नहीं थी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ऐसा कटोरा नहीं फैलाना चाहते, हम दे दे माई नहीं करना चाहते। आज वैट का पैसा हमारा पैसा है, डायरेक्टली हमको मिलता है। अगर जीएसटी आ गया और वो पैसा तुम तक चला गया तो फिर हमें अपना ही पैसा तुमसे मांगने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जब वो तुमसे मांगेंगे तो तुम अगर हमें नहीं दिए तो कल को हमारी सिचुएशन खराब हो सकती है और हमारे स्टेट के लिए लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है। इसलिए कई बार कई स्टेट्स जीएसटी लॉ के लिए तैयार नहीं होते थे। तो फॉर इंस्टेंस 2000 में किसकी गवर्नमेंट थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो मान लो हर स्टेट में, सेंट्रल में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी लेकिन स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, ऐसा जरूरी नहीं। तो जो स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो तो तैयार हो जाते थे कि भैया ठीक है हमें जीएसटी मंजूर है, जीएसटी आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए। लेकिन जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई भी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट रही वो बोलते थे काय का जीएसटी भैया, कोई जीएसटी नहीं, हमें हमारा पुराना तरीका ही ठीक है, हमें वैट चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। और अगर जीएसटी लाना है तो हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी एंट्रीज को बदलना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मतलब आप समझते हैं उसका प्रोसीजर, उसकी फॉर्मेलिटीज, उसके लिए मेजॉरिटी कितने लोगों को हाँ बोलना पड़ता है। तो अगर एक ने भी मना कर दिया तो हमारा तो काम खराब हो जाता है। तो उधर बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट तो तैयार हो जाती थी जीएसटी लाने के लिए, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स मना कर देती थी। तो मतलब सेंट्रल तैयार, कुछ स्टेट्स तैयार, लेकिन कई स्टेट्स मना कर देते, तो जीएसटी नहीं आ पाता था। फिर 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो मनमोहन सिंह जी 2004 से लेके 14 तक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो अब उन्होंने भी फिर वही प्रोसेस शुरू किया। अब सेंटर में क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो बोली भैया नहीं जीएसटी लाना चाहिए, जीएसटी लाना चाहिए। तो जिस स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो तो बोले हाँ ठीक है जीएसटी आना ही चाहिए, अब वो सपोर्ट में आ गए। लेकिन अब दूसरी स्टेट जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट या कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी वो बोले भैया काय का जीएसटी, जीएसटी आना ही नहीं चाहिए। मतलब ये खेल तो ऐसे ही चलता रहा। अब फिर आपको पता है 2014 में आए मोदी जी। अब वो ये देखे कि भैया ये प्रॉब्लम्स क्या है, आखिर 14 साल से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हर बार हम ये सुनते आ रहे हैं कि जीएसटी आना चाहिए आना चाहिए, लेकिन कभी कोई मना करता, कभी कोई मना करता, और ये सिचुएशन तो हमेशा रहने वाली है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ऑल ओवर इंडिया एक ही पार्टी की गवर्नमेंट हो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आखिर क्या हम इसी तरीके से लड़ते झगड़ते रहेंगे और जीएसटी आएगा ही नहीं क्या? तुम 2000 से लड़ाई झगड़ा चालू कर रहे हो जहां पे दूसरी कंट्रियां, यानी वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में पहली बार जीएसटी का जिक्र 1954 में हुआ था। अब मैं इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। यानी वर्ल्ड में 1954 में फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी पूरे वर्ल्ड में। तो आज दुनिया जिन्होंने 1954 में ही जीएसटी लॉ को एक्सेप्ट कर रखा था, आपको अभी 14 साल बीत चुके हैं और आप अभी इसी बात को लड़ाई झगड़े में अटके हुए हो कि नहीं हमें जीएसटी लाना है, खाली उसी की बातचीत कर रहे हो, केवल अपना फायदा नुकसान देख रहे हो स्टेट का। आखिर प्रॉब्लम बताओ, तुमको प्रॉब्लम क्या है?
तो फिर वही स्टेट्स ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स गिनाना चालू किया कि भैया ठीक है, देखो हमारा आज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही वैट है, आप उसको अगर खत्म कर दोगे तो हमारा तो भैया एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाएगा, कल को हमें पैसों की जरूरत होगी और आपने मना कर दिया तो हमें इस बात का डर है, इसलिए हम जीएसटी को सपोर्ट नहीं करने वाले। तो अब यानी अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपको पता है मोदी जी को सॉल्यूशन पे ज्यादा भरोसा है, वो अब प्रॉब्लम्स को वैसे ही छोड़ दें तो ये मैटर आज भी जीएसटी नहीं आता कंट्री में। तो उन्होंने सबके पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश की, भैया आखिर व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ईच स्टेट्स आर फेसिंग। तो सभी स्टेट के लोगों को बुलाया, समझा, तो वहां पे स्टेट्स ने अपनी बात रखी कि भैया देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा कि आपका इनकम टैक्स का पैसा तो आपको मिल जाएगा, आपका कस्टम्स का पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर जो जीएसटी का पैसा है वो जीएसटी का पैसा अगर आप आके बोलोगे ऐसा बंटवारा करोगे तो हमें तो मुश्किल हो जाएगी, हमारा पैसा वैट ही खत्म हो जाएगा, तो हम तो जीएसटी को सपोर्ट नहीं करने वाले। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपको यही प्रॉब्लम है बस कि आपका वैट का पैसा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इस वजह से आप जीएसटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो कई स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ यही वजह है कि भैया वैट का पैसा, और अगर आप 51 भी खत्म कर दिया अल्कोहलिक लिकर तो हमारा तो मतलब मकसद ही खत्म हो जाएगा, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया कि चलो एक काम करते हैं, जैसे हमने हमारे पास इनकम टैक्स रखा है आप भी अपने पास बेवड़ों को रख लो, यानी बेवड़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मत भेजो, जीएसटी के अंदर कवर ही नहीं करते। वैसे ही अगर आप सोचें तो जो अल्कोहलिक लिकर कंज्यूम करते हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है जीएसटी आए या ना आए। 1 जुलाई 2017 से भी वो उतना ही पीते थे, 1 जुलाई 2017 के बाद भी वो उतना ही पीते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क ही नहीं है ना कंट्री में क्या चल रहा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए आज वो चीजें छोड़ दिया गया आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब देखिए स्टेट को कन्विंस करने की बात चल रही है, तो आज जो एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लगता था उसको उन 17 कानूनों में जो कैंसिल किए गए उसमें इसको शामिल नहीं किया गया, यानी ये पावर आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और आज ये जो भी लिकर पे टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली कलेक्ट करती है क्योंकि ये पावर उनके पास है। तो यानी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी बेवड़ों पे रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया। लेकिन मेजर तो वेट की लेके प्रॉब्लम थी। अब वेट को भी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है सोचते हैं हम इसका क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, तो कुछ स्टेट्स फिर मना किए, यानी इस पे तो मान गए थे कई सारे स्टेट, जब 51 में बोला गया कि भैया अल्कोहलिक लिकर पे टैक्स आप भी आज भी आप ही कलेक्ट करना, तो कई स्टेट्स तो इस चीज के लिए राजी हो गए थे, लेकिन फिर भी सारे लोग राजी नहीं हुए थे। तो अब जो स्टेट्स मना किए तो फिर उन जिसके पीछे वजह बताई कि भैया वेट हमारा खत्म हो जाएगा, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको समझा रही है कि भैया तू थोड़ा बड़ा सोच, तू इतनी छोटी छोटी बात इतना नेगेटिव क्यों होता है। आज लेट से फॉर एग्जांपल तू कौन है, तू केरला है या जो भी स्टेट्स, तू महाराष्ट्र है, तू गुजरात है, जरा ये सोचो तुम लोग अभी तक रो रहे हो कि अगर तुम्हारे यहाँ जीएसटी आ गया तो वेट कलेक्ट करने का पावर तुमसे छीन लिया जाएगा। अब मेरे को ये बताओ तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने। तो हर स्टेट ने बोला अपना लिटरेसी रेट बताया, केरला ने बोला भैया हमारे यहाँ तो हाईएस्ट है, महाराष्ट्र बोला हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, छत्तीसगढ़ ने भी वही बोला, गुजरात ने भी वैसे ही बोला। अब जरा सोचिए महाराष्ट्र को समझाया जा रहा है कि भैया देख तेरे यहाँ इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आज तक आप उनसे कोई भी टैक्स ले पाए हो। स्टेट पे एक सवाल पूछा गया क्या आप उनसे कोई भी पैसा टैक्स के नाम पे कलेक्ट कर पाए हो, तो सभी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया सर्विसेज पे हम कैसे टैक्स लेंगे, वो तो पावर हमको मिला ही नहीं है, वो पावर तो आपको मिला थ्रू एंट्री नंबर 97 रेसिड्यूरी एंट्री, तो उसका पैसा तो आप ले रहे हो। अरे तो सोच, वही तो हम बता रहे हैं कि अगर जीएसटी आ गया तो जीएसटी का एक थंब रूल है, हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी लॉ का एक थंब रूल है, जैसे हम इनकम टैक्स भी पढ़ते हैं तो उसके कई सारे थंब रूल रहते हैं कि यानी कि वही इनकम पे अगर किसी की इनकम एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं मिलता, होता है ये थंब रूल है। कोई भी इनकम जब तक कहा ना जाए दो बार टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम टैक्स का थंब रूल है। वैसे ही जीएसटी के भी कुछ थंब रूल है। अगर जीएसटी के थंब रूल की बात करें तो लाइक जीएसटी का थंब रूल नंबर 1, जीएसटी में जो भी पैसा आएगा हमेशा हर दोनों गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट मिल बांट के वो पैसा रखेगी, कभी भी वो पैसा किसी एक ही गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। तो आज जीएसटी में जितना भी पैसा आएगा वो सबका बराबर बंटवारा होगा बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो आज जो भी आज समझिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो आज जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जो कंपनी सेक्रेटरी जो सर्विस दे रहे हैं, अभी तक
बिफोर जीएसटी वो सारा पैसा टैक्स के नाम पे किसको देते थे? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट को समझा रही है कि भैया सोच, अब ये लोग भी तुझे अगर पैसा देना चालू कर दे तो, क्योंकि जीएसटी का पैसा में जितना भी पैसा आएगा आधा पैसा तेरे को मिलेगा, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तू रेवेन्यू कम होने की बात कर रहा है, तेरा तो रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक तू तो सिर्फ जो तेरे यहां सामान बेचते थे उनसे वेट लेता था, जो तेरे यहां सर्विस देते थे उनसे तो तू कोई टैक्स ही कलेक्ट नहीं करता था, बिकॉज यू डिडंट हैड एनी पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम तुझे वो पावर देने जा रहे हैं, तेरा तो रेवेन्यू गिरेगा कहां, तेरा रेवेन्यू तो और बढ़ जाएगा। क्यों हमेशा नेगेटिव बात करता है? आज तेरे यहां इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, तू उन सब से जब जीएसटी कलेक्ट करेगा तो गारंटीड है तुम्हारा रेवेन्यू गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता। जीएसटी आने के बाद तुम्हारा रेवेन्यू तो और बढ़ जाएगा। आने तो दो कोई चीज को, तुम अगर कोई चीज को आने ही नहीं दोगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? तो ये सोच के स्टेट्स को थोड़ा सा खलबली मची कि हाँ भैया ये बात तो सही है, मेरे यहाँ इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज रहते हैं, उनसे मैं आज तक टैक्स नहीं ले पाता हूं, तो अब मैं उनसे भी टैक्स ले पाऊंगा, आधा रेवेन्यू अगर मुझे मिल जाएगा, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। जीएसटी तो आना चाहिए, सबने एग्री किया। पर अब कुछ स्टेट्स ने बात को थोड़ा बोले, आप ये जो बोल रहे हैं थोड़ा हमको समझा दो तो अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस आज बोला गया कि भैया मान लो अगर जीएसटी में 1 लाख रुपए कलेक्शन आता है, तो हमने बोला क्या कि जो भी कमाएंगे आधा आधा बंटवारा होगा। तो आज वो जो 1 लाख आएगा, वो 1 लाख में 50,000 रुपए अंदर किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा, और जो दूसरा हिस्सा 50,000 वो किसका? वो स्टेट गवर्नमेंट का। अब जब स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट में मतलब अभी यूनियन टेरिटरी को भी एक तरीके का स्टेट समझिए फॉर एग्जांपल। तो आज कंट्री का स्टेटस क्या है? बिफोर 370 का जो केस हुआ उससे पहले 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया और लद्दाख को, ये दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो एज ऑफ नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। तो ये 37 के 37 लोग बैठे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठी है मीटिंग में और वो 37 के 37 लोग भी बैठे। यूनियन टेरिटरी समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक बच्चा है, लेकिन उसको भी जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है, यूं समझिए। तो वो 9 की 9 यूनियन टेरिटरी एक साथ बैठी है और बाकी सारे स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सब एक एक कुर्सी में बैठे हैं। ये 9 लोग एक ही कुर्सी में बैठे हैं और ये बाकी लोग एक एक कुर्सी में बैठे हुए हैं। अब जब ये बोला गया कि भैया 1 लाख में जो भी पैसा आएगा मिल बांट के खाएंगे, तो उस 1 लाख में 50,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और बचा हुआ 50,000 क्या करेगी? ये सभी लोगों में बढ़ जाएगा। सभी मतलब ये पूरे के पूरे 37 लोगों में बटेगा। अब जब पूरे के पूरे 37 लोगों में बटेगा तो उसमें उधर यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप वाला बैठा है, वो बाजू वाले अंडमान निकोबार से पूछता है ए बताना मेरा कितना हिस्सा आएगा इसमें। उसमें दमन दीव वाला पूछता है ये मेरा कितना हिस्सा आया। इसमें दिल्ली पूछता है मेरा कितना हिस्सा हुआ। इसमें महाराष्ट्र पूछता है मेरा कितना हिस्सा हुआ। यूपी पूछता है मेरा कितना हिस्सा हुआ। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोला भैया देखो आधा आधा सब में बढ़ जाएगा, आधा हमारा आधा तुम्हारा, तो 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख रही है और 50,000 इन लोगों में बांटेगी। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 37 अगर कर दिया जाए, 50,000 डिवाइडेड बाय 37, 1,000, 1,200, 1,500 रुपए एक स्टेट का हिस्सा। तो 1,000, 1,200, 1,500 रुपए में दमन दीव लक्षद्वीप तो खिल उठा कि भैया इतना सारा पैसा, हमें तो इतनी उम्मीद ही नहीं थी। हमने तो अभी लगा दो जीएसटी, अभी से आ जाना चाहिए जीएसटी, हम तो फेवर करते हैं। लेकिन यूपी क्या बोला आपने? 1,200 रुपए। आदित्यनाथ जी अब तो बीजेपी ने अपोज कर दिया, नहीं चाहिए हमें, नहीं चलेगा। भैया क्या मजाक लगा रखा है? आज लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश अकेला अगर इंडिया से अलग होता है तो वो कई कंट्रियों के बराबर होता है, और आप मतलब हम सबको बराबर समझ रहे हो? अब तो ऐसा है कि पहले जो लोग राजी हो गए थे वो भी मना कर गए कि भैया नहीं जीएसटी चाहिए ही नहीं, ये क्या आधा आधा बंटवारा, इस तरीके से बंटवारा थोड़ी होगा। अगर हमें नुकसान हो गया, नहीं चाहिए हमें जीएसटी चाहिए ही नहीं। आप सोचिए इधर मोदी जी ला रहे हैं और इधर योगी जी अगर मना कर दे तो ये तो आपस में ही घर में ही लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाएगी। अब उधर बाकी पॉलिटिकल पार्टी मजे उठा रही है, तुम लोग तो आपस में ही सेटल नहीं हो सकते, तो फिर कैसे जीएसटी आएगा? तो अब आप जानते हैं मोदी जी ने बोला भैया देखो 1 जुलाई 17 मैंने पंडित से मुहूर्त निकाल लिया है, जीएसटी आना है मतलब आना है। अब हम इतना 29 में से 26 लोग मान गए, 28 स्टेट में 26 स्टेट मान गए, सिर्फ तुम 2 स्टेट्स मना कर रहे हो। यूटी तो चलो अपना ही बच्चा है, वो मना करने की हिम्मत रखता नहीं है। अब सिर्फ तुम 2 मना कर दोगे और फिर अगर इतनी मेहनत हमारी बेकार हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले करे क्या?
अब ये दो को भी मना लेते हैं ताकि जीएसटी का रास्ता क्लियर हो, तो उसका भी एक रास्ता निकाला गया। अब रास्ता क्या निकाला गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया आपको इसी बात का डर है ना कि आपकी कमाई कम हो जाएगी, तो ठीक है, हम वादा करते हैं, हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। किस तरीके से बड़े भाई की भूमिका? कि जीएसटी आने के बाद, जीएसटी से पहले जिस स्टेट की जितनी रेवेन्यू होती थी, उनके लोकल टैक्सेस जो जीएसटी में खत्म हो रहे हैं, उनकी जितनी भी रेवेन्यू होती थी, ऑब्वियसली हम एक डेडलाइन ईयर दे देंगे कि भैया उस साल किसी साल की ईयर को रेवेन्यू को बेस मानना पड़ेगा ना। तो लेट्स से 2017 में आ रहा है तो मान लो 16 को बेस मान दिया कि 2016 में जो स्टेट जितना कमाता था, जीएसटी आने के बाद अगर उनकी 2017 में उतनी कमाई नहीं हुई या आगे उतनी कमाई नहीं होगी, तो उनको जितना भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई हम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। आप कोई प्रॉब्लम है तो बोल, यानी नाउ यू फेस एनी प्रॉब्लम और नॉट। तो अब यूपी ने बोला मतलब मैंने अगर 2016 में मान लो 50 करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया था, और जीएसटी आने के बाद अगर मेरा जीएसटी में से कलेक्शन 40 करोड़ ही हुआ, तो ये 10 करोड़ का नुकसान होगा, तो ये तुम मेरे को दोगे? बोले 100% दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल अब क्या प्रॉब्लम है जीएसटी आने में? यानी हम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट वादा करते हैं कि अगर किसी भी स्टेट को कोई भी रेवेन्यू लॉस हुआ पोस्ट जीएसटी, तो एक नंबर ऑफ ईयर्स हम बता देंगे, उतने सालों तक अगर आपको कोई भी नुकसान होगा तो हम बैठे हैं, आप मना मत करिए जीएसटी को आने के लिए, जीएसटी को आने दीजिए। और जब इतना आश्वासन मिला, अब लोगों ने बोला भैया ठीक है, स्टेट्स ने बोला ठीक है आप ये आश्वासन तो दे रहे हैं पर ये कानून मतलब लिखित में चाहिएगा हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला वो भी मंजूर है हमें, हम उसके लिए एक अलग से कानून बनाएंगे, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, और उसमें हम ये पावर दे देंगे। तो अब ये सबको इतना रूठने मनाने, मतलब 17 साल से जो लोग रूठ रहे थे, तो उनको मनाने में लगभग गवर्नमेंट को 17 साल लग गए, और 17 सालों के मनाने के बाद फाइनली 1 जुलाई 2017 को कंट्री में एक नए टैक्स का आगमन हुआ जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड दिस इज हाउ जीएसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द कंट्री। और इससे 17 डिफरेंट लॉज जो है कंट्री के वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो इस बेसिस पे, इस तरीके से कंट्री में एक नया अध्याय इनडायरेक्ट टैक्स का शुरू हुआ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सिर्फ हमने आज बेसिक देखा कि जीएसटी कंट्री में कैसे आया, उसकी क्या वजह थी, क्या अड़चने थी, क्यों 17 साल लग गए जीएसटी को आने में, वो सारी बातें हमने देखी। करेक्ट। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।